हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी भी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। एक लंबा राजनीतिक सफर मुलायम सिंह यादव का रहा। 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और पहलवानी जिसे कहते हैं अखाड़े से अपना जीवन उनका शुरू हुआ था अगर कहा जाए, और उसके बाद राजनीतिक अखाड़े तक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। किस तरह से याद कर रहे हैं आप? देखिए, मुलायम सिंह यादव एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सच्चे अनुयायी थे। उनकी जो राजनीति शुरू हुई वो एसएसपी मानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुई। 1967 में वो पहली बार विधायक बने और जिस प्रकार से उनकी राजनीति, वो जमीन से जुड़ी हुई राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं इस दौर में। हालांकि बाद में आकर के उनके समाजवाद में कई प्रकार की विकृतियां भी पैदा हुई, लेकिन वो विकृतियां समकालीन राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए आई थी, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह को एक याद किया जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सच्चे चेले के रूप में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों के प्रतिपादक के रूप में, और आधुनिक राजनीति में किस प्रकार से जो आम आदमी है, जो किसान है, जो मजदूर है और जो कर्मचारी है सरकारी कंपनियों का या प्राइवेट कंपनियों का, उनके हितों में किस प्रकार से आज की राजनीति काम करे, ये मुलायम सिंह यादव का उद्देश्य था राजनीति में। सड़कों पर उन्हें ये नारा लगाते हुए मैंने स्वयं देखा है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपड़ासी की हो संतान, टाटा या बिरला का छोना, सबकी शिक्षा एक समान। तो राजनीति में जमीन के आदमी की बात करने वाले और अपने दौर में चौधरी चरण सिंह के सबसे निकट के नेताओं में रहने वाले मुलायम सिंह यादव किसानों, मजदूरों और आम आदमी माने जो साधारण व्यक्ति है इस देश का, उसके हितों के लिए काम करने वाले एक पुरोधा राजनीतिज्ञ के रूप में माने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी राकेश जी हमें उनका एक पुराना इंटरव्यू भी दिखा रहे थे, तब भी वो इस बात का जिक्र करते हुए वो दिख रहे थे कि हम समाजवाद की राजनीति करते हैं, और उनका जो अंदाज रहा वो भी कुछ इस तरह का था कि एक जुड़ाव जो है वो उनकी बातों में महसूस होता था जब भी लोगों के बीच में वो होते थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अस्पताल की, जहाँ पर ये काफिला जो है पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं, गुरुग्राम के, उन्हीं का ये काफिला है। तो अब क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पर भी तमाम नेता हैं जो हैं, रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गृह मंत्री हो, सभी ने मुलायम सिंह यादव को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और ये फिलहाल जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार के तमाम लोग यहीं पर मौजूद हैं, अस्पताल में मौजूद हैं। उनकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी, तो इस वक्त यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए आए हैं, उनके परिवार से मुलाकात करने आए हैं गृह मंत्री, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि सैफई जो है ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को, और कल अंतिम संस्कार वहाँ पर उनका किया जाएगा। और ये तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, पहले आपके पास में आता हूँ। अभी हमने काफिला वहां पर जाते हुए देखा, वहां पर फिलहाल कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, जो काफिला है वो अमित शाह का है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच गए हैं और मेदांता अस्पताल के अंदर वो दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन वो करेंगे। तो यहाँ पर हरियाणा पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके लाई है, और ये कहा जा रहा है कि चूँकि परिवार के लोग, उनके सभी लोग यहीं पर मौजूद हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं, प्रतीक यादव हैं, राम गोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं। तो लगातार यहाँ पर जो वीआईपीज़ हैं और वीवीआईपीज़ हैं उनका आना जारी है। अमित शाह यहाँ पर कुछ देर पहले पहुँचे हैं और अभी भी लगातार जो गाड़ियाँ हैं उनके सायरन सुनाई दे रहे हैं। तो कई वीआईपीज़ यहाँ पर आएंगे जो कि मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ देर पहले अमित शाह पहुँचे हैं और भी कई वीआईपीज़ आने की उम्मीद है। और जैसा जानकारी मिल रही है कि मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार जो है कल सैफई में होगा, आज नहीं होगा। इस तरह की जानकारी मिल रही कि कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो परिवार के लोग अभी उनका पार्थिव शरीर कहाँ ले जाएंगे, क्या पहले वो दिल्ली ले जाएंगे जहाँ पर मुलायम सिंह यादव का घर है, क्या वहाँ पर पार्थिव शरीर
अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा या फिर वो लखनऊ ले जाएंगे, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, उसके बाद से मेदांता अस्पताल में लगातार जो वीआईपीज़ हैं उनका आना जारी है। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति हों या फिर रक्षा मंत्री हों, तमाम लोग मुलायम सिंह यादव को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार वीआईपीज़ का आना जारी है और अभी कुछ देर पहले अमित शाह पहुँचे हैं। इसके अलावा यूपी से कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग पहले से मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के कई जानकार, उनके चाहने वाले लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं। तो यहाँ से करीब 1 घंटे बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो निकाला जाएगा। उसके बाद ये परिवार तय करेगा कि क्या उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में उनके घर पर रखा जाए या फिर वो सीधा लखनऊ ले जाएंगे या फिर सीधा जो उनका पार्थिव शरीर है वो सैफई जाएगा। इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल सैफई में होगा। जी बिल्कुल मुकेश जी। तो यहाँ से अब आप थोड़ी देर में ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जाएगा, जहाँ पर कल अंतिम संस्कार उनका होगा। राकेश जी, मैं आपसे मुलायम सिंह यादव के सफर के बारे में पूछ रहा था। जैसे कि आपने भी बताया, हम सब जानते हैं जिस तरीके का उनका अंदाज था, जब वो लोगों के बीच होते थे तो एक कनेक्ट पैदा होता था उनका लोगों के बीच में, उनके अपने एक अंदाज की वजह से, क्योंकि टीचर रहे थे और बहुत लंबा एक राजनीतिक सफर उनका रहा था, तो वो जानते थे कि किस तरह से लोगों से जुड़ा जाए और लोगों की बातों को सुना जाए। हाँ, देखिए, जो मुलायम सिंह जी को जिन्होंने नजदीक से देखा है और उनकी राजनीति को परखा है, वो जमीन की राजनीतिज्ञ तो थे ही, ये जमीन के लोगों की राजनीति करते थे, परंतु शिखर राजनीति के भी मास्टर थे। माने शिखर राजनीति में कौन सा पत्ता कब चलना है वो मुलायम सिंह यादव के खून में रची बसी राजनीति का एक अंग था। वो जानते थे कि जो शिखर राजनीति है उसके अंदर किस प्रकार से आपको अपना अस्तित्व बचाए रखना है और अपना वर्चस्व भी बनाए रखना है। ये मुलायम सिंह यादव की विशेषता थी। मुझे याद है कि जब 1999 या 98 में जब 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी और श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रपति को 272 सांसदों के समर्थन का पत्र देने गई थी, तो बाई चांस आप कहिए, मैं उस समय पार्लियामेंट में पंजाब केसरी अखबार को रिप्रेजेंट करता था, उनका विशेष संवाददाता था। तो मुलायम सिंह जी बाहर आए और मैंने उनसे पूछा, मुलायम सिंह जी कि आपकी क्या राय है इस बारे में? तो बोले, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा, 272 की बात की जा रही है। जबकि मुलायम सिंह यादव जो थे वो कांग्रेस के समर्थक माने जाते थे, कांग्रेस के पाले में माने जाते थे। उसके बाद से ये खलबली मच गई और ये खबर जब श्रीमती सोनिया गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने स्वीकार किया कि मुलायम सिंह जी का इस बारे में रुख दूसरा है। तो वो जानते थे कि किस प्रकार से कौन सा पत्ता कब चलना है। इसी प्रकार से जब 2012 में श्री प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने की बात हो रही थी तो लगभग कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 नाम आ गए थे, एक हामिद अंसारी साहब का और एक प्रणब मुखर्जी साहब का। मुलायम सिंह ने जो पत्ता फेंका उससे पूरी बाजी पलट गई। बेशक उनके साथ उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी, लेकिन उन्होंने पत्ता फेंक दिया कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए। तो ये उन्होंने पत्ता फेंका। इसके बाद पूरी बाजी ने रंग ऐसा पलटा कि कांग्रेस के मुख्यालय से जब खबर आई तो बाहर ये आई कि आदरणीय प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है। बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी रही होगी कि देश के प्रधानमंत्री बनाने में भी मुलायम सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो 2 प्रधानमंत्री थे, एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। खासतौर से इंद्र कुमार गुजराल को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे, प्रधानमंत्री बनाने के पीछे मुलायम सिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका थी उस समय। जी सॉरी, क्योंकि उस समय ये भ्रम पैदा हो रहा था कि एच.डी. देवगौड़ा की सरकार से अगर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया है तो नया प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए।
तो उस समय मुलायम सिंह ने अपना पूरा वेट इंद्र कुमार गुजराल के पाले में डाल दिया था और उनको प्रधानमंत्री अंततः बनाया गया था। तो ये राजनीति मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि शिखर राजनीति में कौन से पत्ते कब खेलने हैं, और इसी वजह से उन पर जो है वो कुछ आक्षेप भी लगे कि उन्होंने उद्योगपतियों से हाथ मिला लिया है, बॉलीवुड या फिल्म स्टार से उनकी बहुत मिली भगत है, लेकिन ऐसा समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपनी जो पत्ते फेंके और उसमें एक सफल राजनीति भी की। जी, जिस तरह से हमारे साथ अंबिका सहाय भी इस वक्त मौजूद हैं। अंबिका जी, जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्रियों को बनाने में भी उनकी भूमिका रही, लेकिन खुद उनके प्रधानमंत्री बनने की भी स्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन उसमें किस तरह से लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे जो नेता हैं उन्होंने बीच में आकर उनका साथ नहीं दिया और उनके हाथ से वो बाजी निकल गई कहीं ना कहीं। और उस बात का मलाल मुलायम सिंह यादव को हमेशा रहा अपने करीबियों से। जब भी वो बात करते थे और इस बात का जिक्र आता था तो वो जरूर ये बात कहते थे कि उनके साथ गलत हुआ। देखिए, राजनीति में अंदर की बात तो कोई पूरी तरह जान नहीं सकता, और हमेशा ऐसा होता है कि जो दिखता है तो होता नहीं है। मुलायम सिंह यादव, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करें तो वॉज ए पॉलिटिकल रियलिस्ट। उनको अपनी औकात और हैसियत का ज्ञान रहता था और बहुत अच्छी तरह रहता था। यही कारण था कि वो सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों से करीब रहते थे जी, दोनों से बहुत मधुर संबंध होते थे, और ये पॉलिटिकल रियलिज्म ही इसका एकमात्र कारण था। अब लालू जी ने बनने दिया या नहीं बनने दिया या अंदर खाने दोनों का ऐसा समझौता था, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। मैं मुलायम सिंह यादव जी को व्यक्तिगत तौर पे बहुत करीब से जानता था, और जब सिर्फ उनके 16 एमपी थे और भारत के वो डिफेंस मिनिस्टर बने, तब एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये 16 नंबर बहुत काफी है। देखिए उनका पॉलिटिकल रियलिज्म, अगर ये 25 होता तो कहानी दूसरी होती। तो मुलायम सिंह यादव को अपनी औकात, हैसियत, सब चीज का पता था, और इसीलिए वो हाईली सक्सेसफुल रहे। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान अगर आप मुझसे पूछे तो देखिए मुलायम सिंह की खूबी क्या थी कि वो बहुत ज्यादा सीटों का नंबर हमेशा नहीं पाते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का नाम हो तो एक ही नेता उभर के सामने जबान पे सबके आता था, वो मुलायम सिंह यादव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं he had made himself synonymous with उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी मुलायम सिंह यादव, ये उनकी खूबी थी, और इसको इस बात का लोहा उनके विरोधी भी मानते थे, और शायद इसीलिए उनके समर्थकों ने उनका नाम धरती पुत्र दिया। जी अंबिका जी, आपने जिस बात का जिक्र किया कि उनके विरोधी भी जो है उनसे अच्छे रिश्ते उनके रहते थे, इस पर एक किस्सा उनका भी अखिलेश जी भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। वो जब स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी से कोई बात कह रहे थे, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे, वो काफी चर्चा में रहा था कि वो क्या बात कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें भी काफी चर्चा में रही हैं कि अच्छे संबंध रहते थे उनके, राजनीतिक रूप से जो भी बातें रही हों या जैसे भी रिलेशंस पार्टियों के बीच में हों। बिल्कुल। अंबिका जी, आपकी प्रतिक्रिया में लूंगी यहाँ पर ताबिश का ये जो सवाल है, लेकिन एक बार हमारे सहयोगी मुकेश के पास हम चल रहे हैं जो मेदांता अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया है। मुकेश, यहाँ पर आपने बताया कि उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, गृह मंत्री भी अभी वहां पर पहुंचे हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त? गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश यादव के परिवार के जो लोग हैं और अखिलेश यादव हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और अभी मेदांता अस्पताल के अंदर ही हैं। आप देखें कि मेदांता अस्पताल के अंदर हरियाणा पुलिस के जवान और ट्रैफिक पुलिस के लोग यहाँ पर आ गए, क्योंकि
पर वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, लगातार जो वीआईपीज हैं वो आते जा रहे हैं। और चूंकि अखिलेश यादव खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई प्रतीक यादव हैं, राम गोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, तो एक तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का जो कुनवा है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसको देखते हुए और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की मौत हुई है, उनका निधन हुआ है, उसको देखते हुए लगातार जो वीआईपीज हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ देर पहले अमित शाह यहाँ पर आए थे, जो कि अभी परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और अभी ये माना जा रहा है कि कुछ और वीआईपीज यहाँ पर अभी आएंगे, तो उसको देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने तमाम इंतज़ाम किए हैं। चूँकि गुरुग्राम में बहुत सारी जगहों पर वाटर लॉगिंग भी है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसको देखकर वीआईपी प्रोटोकॉल का देखते हुए तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। जो मुलायम सिंह यादव हैं वो यहाँ पर मेदांता अस्पताल में 22 अगस्त को भर्ती हुए थे। उनको यूरिन इन्फेक्शन था, चेस्ट में इन्फेक्शन था और सांस लेने में तकलीफ थी। लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में थे, लेकिन 1 अक्टूबर जब कभी ज़्यादा को इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और लगातार डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन तब से हमने देखा कि लगातार हर दूसरे दिन मेदांता अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा था, जिसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव की जो तबीयत है, उनकी जो हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टरों ने मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोगों को बता दिया था कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब बेहद नाजुक है और किसी भी वक्त उनका निधन हो सकता है। उसके बाद परिवार के लोग लगातार यहाँ पर मौजूद थे। जी मुकेश, काफी वक्त से तबीयत उनकी खराब चल रही थी, आप भी ये बता रहे हैं। एक छोटी सी चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी गृह मंत्री वहां पर आए हैं, तो और भी लोगों के वहां पर आ सकते हैं, तो क्या और वक्त लग सकता है यहाँ से सफाई जाने में? देखिए, अभी जानकारी ये मिली है कि मुलायम सिंह यादव का शायद पहले जाएगा दिल्ली में जो उनका सरकारी बंगला है वहां पर अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। और उसके बाद शायद आज देर शाम या फिर कल सुबह दिल्ली से फिर उनका जो पार्थिव शरीर है वो सैफई ले जाया जाएगा, जहां पर कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी तक यही जानकारी मिली है, आगे कुछ अपडेट होगा तो जरूर आपको बताएंगे। जी अंबिका जी, आपसे हम उस किस्से का जिक्र कर रहे थे मुलायम सिंह जी का, जब वो स्टेज पर बात कुछ कह रहे थे, अखिलेश यादव उनके साथ वहां पर मौजूद थे। देखिए, मुलायम सिंह यादव के सिर्फ औपचारिक मधुर संबंध नहीं थे लोगों से, वो वाकई संबंध अच्छे थे। और उसका कारण था कि मुलायम सिंह यादव, मैंने कहा ना, राजनीतिक सच को पहचानते थे जी। और आपको याद होगा, आपने तो जिसको हम हिंदी में कनफुसकी कहते हैं वो स्टेज वाले जिक्र किया, लेकिन मैं पार्लियामेंट के उस स्टेटमेंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी जी, मैं चाहता हूं आप देश के प्रधानमंत्री दोबारा बने जी। और मोदी जी बहुत आश्वस्त और खुश नजर आए, तो वो दिल से भी बात करते थे। अब इसको कुछ लोग कहेंगे कि ये औपचारिकता है, तो औपचारिकता सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने क्यों निभाई और लोगों ने तो नहीं निभाया। एनीवे, मेरा अपना आकलन है कि वो सच को पहचानते थे, आने वाले समय का अंदाजा उनको होता था और इस चीज में उनका कोई सानी नहीं था। मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जी, यही बात मैं राकेश जी आपसे पूछना चाह रही थी कि लोहिया की राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, समाजवाद की राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसके बाद 1992 में किस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, उससे लेकर अब तक बहुत लंबा सफर इस पार्टी ने तय कर लिया और उसमें मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब जब मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे तो क्या क्या चुनौतियां आप अखिलेश यादव के सामने देखते हैं? देखिए, अंबिका नंदन जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि अखिलेश यादव को अभी बहुत कुछ सीखना है। मुलायम सिंह यादव का जो स्टंट
इंस्टेंट जो डिसीजन होता था वो बड़ा दूरगामी होता था। ये विशेषता थी मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जो भी फैसला करते थे तो बहुत और तुरंत कर देते थे, लेकिन वो बड़ा दूरगामी फैसला होता था। ये गुण जो है वो राजनीतिज्ञों में बहुत मुश्किल से पाया जाता है। जहां तक विरोधी पक्ष के साथ ताल्लुकात रखने की जरूरत है तो भारत की राजनीति में, स्वतंत्र भारत की राजनीति में प्रारंभ से ही ये रहा है कि विरोधी पक्ष के राजनीतिज्ञ एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं राजनीतिक विचारधारा के विरोध के बावजूद। चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर लोहिया का ही उदाहरण ले। डॉक्टर लोहिया ने तो एक पर्चा निकाल दिया था कि पंडित नेहरू जो कपड़े पहनते हैं उस पर कितना लाख रुपया, जो खाते पीते हैं जिस पर व्यक्तिगत रूप से कितना खर्चा होता है। लेकिन पंडित नेहरू तो उनके परम मित्र थे, वैसे उनको चाय भी पिलाया करते थे अपने दफ्तर में बुला करके। वो जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बहस है 3 आना वर्सेस 12 आने या 15 आने जितना भी है, तो उसको लेकर के उनका प्राइवेट मेंबर बिल को पंडित नेहरू ने जो है वो सरकारी बिल, मतलब उसको अधिकृत बिल बनवा दिया था। और उसके बाद योजना आयोग के अध्यक्ष का तबादला किया गया, योजना आयोग का अध्यक्ष दूसरा बनाया गया था। तो ऐसे संबंध जो थे जो पुराने राजनीतिज्ञों में होते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव का जहां तक सवाल है, वो प्राचीन धारा के राजनीतिज्ञ थे और उन्हें धरती पुत्र बनाने वाले सबसे बड़े नेता जो थे वो थे चौधरी चरण सिंह जी। अंबिकानंदन जी को याद होगा 1974 में जब चौधरी चरण सिंह ने 4-5 दलों को मिलाकर के अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, संसोपा, बीजू पटनायक की पार्टी और दूसरे कुछ और छोटे मोटे दल मिलाकर के जब भारतीय लोक दल बनाया और उसके चरण सिंह जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव को। माने अपनी विरासत चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को दी थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह पारिवारिक राजनीति के बहुत विरुद्ध थे। इसलिए अपने जीते जी उन्होंने अपना विरासत जो है, अपना उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव को बनाया था। तो धरती पुत्र बनाने में चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान था मुलायम सिंह को। बिल्कुल। अंबिका जी, इस दौर की सियासत को भी आप थोड़ा बताइए, जिसका जिक्र यहाँ पर राकेश जी कर रहे थे कि एक धरती पुत्र के तौर पर भी उनको जाना गया। उस वक्त में क्या कुछ हुआ जिन चीजों का असर जो है राजनीति पर पड़ा? देखिए, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि चौधरी चरण सिंह जी के राजनैतिक उत्तराधिकारी उस जमाने में चौधरी अजित सिंह नहीं बने, मुलायम सिंह यादव बने। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के झंडा बरदार, फ्लैग बियरर इस पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव बने। ऐसी उनकी पहचान बनी। और यही कारण था कि 2 ध्रुव, 2 पोल्स इन पॉलिटिक्स, एक पोल हमेशा इस प्रदेश में मुलायम सिंह यादव रहे, दूसरे पोल में कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए, लेकिन एक पोल हमेशा मुलायम सिंह यादव रहे। देखिए यह क्या खूबी है, जो उस व्यक्ति की खूबी है जो कि छोटे से छोटे वर्कर का सम्मान तहे दिल से करता था। यही तो मैंने कहा कि अखिलेश यादव को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो डायरेक्ट संघर्ष में पैदा हुए और संघर्ष की उपज थे मुलायम सिंह यादव। उस लंबी रास्ता, उस लंबी दूरी को उन्होंने पैदल, साइकिल पे, ट्रैक्टर पे, जीप पे पार किया और बहुत मेहनती थे। आज जैसे हम कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 20 घंटे कम से कम काम करते, मुलायम सिंह यादव भी राजनीति में 24 में 20 घंटा एक्टिव रहते थे। सवेरे 4 बजे से उठ के उनका दरबार शुरू हो जाता था, टहलते टहलते। जी बिल्कुल, इसका नाम था मुलायम सिंह यादव। जी
आप दोनों बहुत बेहतरीन यादें जो हैं उनके करियर से जुड़ी हुई, उनके सफ़र से जुड़ी हुई, वो साझा कर रहे हैं। राकेश जी, ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे पुराने जो नेता थे वो ज़्यादातर अपने पास एक डायरी रखते थे और मीडिया से भी काफ़ी अच्छे उनके संबंध हुआ करते थे, काफ़ी खुलकर हर मुद्दे पर चर्चा होती थी, राजनीति पर चर्चा होती थी। और मुलायम सिंह यादव एक डायरी रखते थे, जब भी उन्हें लगता था कि इन पत्रकार से बात करनी है तो वो उनका नंबर नोट करते थे और बाद में उनसे बातचीत भी करते थे। इस तरह की भी कोई यादें हो तो आप ज़रूर साझा करें। नहीं, मुलायम सिंह जी के जो खास कुछ लोग थे उनमें अंबिकानंदन जी भी एक थे, मुझे याद है। लेकिन जहां तक जो जितने भी लोग जो वरिष्ठ पत्रकार थे अपने अपने अखबारों और चैनलों से को जो प्रतिनिधित्व करते थे, मुलायम सिंह यादव उनका सम्मान करते थे। और मुझे याद है जब राष्ट्रपति बने प्रणव दा, तो मैं उनके साथ लखनऊ गया था, उनका राजकीय यात्रा थी। तो मुलायम सिंह यादव जी चूंकि मुझे पहले से जानते थे, तो इसलिए उनका जो भाव था, उनका जो 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 सम्मान भाव होना चाहिए पत्रकार के प्रति, तो पुराने नेताओं में ये हुआ करता था, मुलायम सिंह जी में भी था। और उनके पत्रकारों से अपने कुछ विशिष्ट संबंध भी रहते थे, तो ये तो निश्चित रूप से है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये जो है, आज मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद ये सवाल हो रहा है कि जो खाली स्थान उनके जाने से हुआ है समाजवादी पार्टी के दौरान। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विरोध की राजनीति उन्होंने शुरू की, कांग्रेस के, और अंततः हुआ क्या, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ही समाप्त हो गई। तो मुलायम सिंह यादव की ये विशेषता थी, लेकिन कांग्रेसियों के साथ उनके संबंध अच्छे रहे। तो ये एक आप खूबी मानेंगे। जिस पार्टी को समाप्त कर दिया मुलायम सिंह यादव ने, जिसका जनाधार समाप्त कर दिया, उसमें मायावती का भी योगदान है। लेकिन उसके नेताओं के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव के संबंध बहुत अच्छे रहे। और अंत समय तक उनकी राजनीति अब जाकर के जब भाजपा के विरुद्ध हुई, तो जैसा अंबिकानंदन जी कह रहे थे कि 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने संसद में कह दिया था कि हम चाहते हैं कि मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। उनके इस बात को उनके विरोधियों ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग भी किया। लेकिन मुलायम सिंह यादव, चूंकि वक्त जो मिट्टी उड़ाकर के जिस तरफ हवा चलती है उसको भांप लेना ही देश की राजनीतिज्ञ, जो जमीन से पैदा हुए राजनीतिज्ञ होते हैं, वो खुशबू देख करके नाप लेते हैं कि राजनीतिक हवा किधर जा रही। वो जानते थे कि राजनीति में क्या नया बहाव चल रहा है और हवा किस तरफ बहेगी, वो अच्छी तरीके जानते थे। अंबिका जी, तो ये गुण था मुलायम सिंह यादव में। और जहां तक आज की राजनीति का प्रश्न है, तो मुलायम सिंह यादव को केवल एक देसी राजनीतिज्ञ कह देना भी मूर्खता होगी अपने आप में। वो उन्होंने संसद में खड़े होकर एक नहीं कई बार कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जी। वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे और एक सफल रक्षा मंत्री रहे। उनके दौरान रूस से टैंक आने के सौदे भी हुए थे। वो देश की रक्षा संबंधी सभी बारीक जानकारियों से बाजाब्ता तौर पर वाकिफ थे। लेकिन उन्होंने कभी भी विरोधी पक्ष की सरकार आने के बावजूद कभी उन, और रक्षा मंत्री पद से हटने के बाद कभी उन बारीकियों का खुलासा नहीं किया, क्योंकि वो शपथ से बंधे हुए थे। एक बार मेरी इस बारे में बात हुई थी उनसे, बोले हम शपथ से बंधे हुए हैं जो हमने रक्षा मंत्री होते हुए ली थी मंत्री के तौर पर। हम जो हैं वो क्लासिफाइड चीजें जो हैं वो कभी भी बाहर नहीं कर सकते हैं। तो वो जानते थे और उन्होंने हमेशा कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी समझते थे। और 2008 में जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के मामले पर मनमोहन सरकार को परोक्ष रूप से लेकर के और प्रत्यक्ष रूप तक बचाया और वो परमाणु समझौता हुआ, वो भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी का एक सबूत कहा जा सकता है। क्योंकि उस समय मनमोहन सरकार परमाणु समझौता नहीं कर पाती अगर संसद में वो हार जाती। प्रणव दा विदेश मंत्री के तौर पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सेकंड से उनके व्हाइट हाउस में जाकर
कह आए थे कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम तब तक समझौता नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारी संसद हमें इसकी अनुमति न दे। ये बात थी। मुलायम सिंह यादव ने भारत की प्रतिष्ठा रखने के लिए उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझने का एक भाव पैदा किया और उस समय परमाणु करार को अपना समर्थन दिया और मनमोहन सिंह की सरकार भी बचाई। तो ये सारे यही इन्हीं चीजों को लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव का जो अंदाज था वो अपने महत्व को, अपनी पार्टी के महत्व को बहुत अच्छे से रखते थे और राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते थे कि उस वक्त किस चीज की क्या जरूरत है और किस बात का कितना असर पड़ेगा। उनके हम बयान भी अगर देखें तो या फैसले भी हम उनके देखें, 98 के फैसले का आपने जिक्र किया, जब कांग्रेस के साथ जाना नहीं जाना, या फिर जिस डील का जिक्र अभी राकेश जी कर रहे थे, या फिर सदन में मोदी जी की तारीफ क्यों ना हो। हेलो, मुझसे पूछा आपने? जी। हाँ, देखिए, यही तो उनकी खूबी थी। और लखनऊ में एक कहावत प्रचलित है, मैं इसका इसलिए जिक्र अभी कर रहा हूं क्योंकि यह मुलायम सिंह के पॉलिटिकल रियलिज्म से के चलते ये प्रचलित हुई। लखनऊ में कहते हैं कि जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। सत्ता किसी की हो, राज किसी का हो, पॉलिटिकल रेलेवेंस मुलायम सिंह की ही रहेगी और एक पोल वो हमेशा रहेंगे, जैसा मैंने पहले कहा। तो देखिए, अपनी सार्थकता को मौसम चाहे कुछ हो, चुनावी रिजल्ट कुछ हो, उसको बरकरार रखना ये उनकी बहुत ही, मैं समझता हूं, सर्वोत्तम राजनीतिक कला। वो पहलवान थे। यहां कहावत में लोग कहते हैं कि भाई राजनीतिक चरखा दांव भी वो जानते थे। वो तो जानते ही थे, उसके डिग्री होल्डर थे, एक्सपर्ट थे। तो कमाल का व्यक्तित्व था। और राकेश जी ने जैसा कहा, वो गंभीर से गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी रखते थे, लेकिन इसका प्रदर्शन सिर्फ वक्त आने पे करते थे। कारण था कि उनको इटावा जैसे कठिन राजनीतिक टेरेन में काम करना था और गांव वालों से अपना माइंडसेट मिलाना था। तो गूढ़ अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात वो पब्लिक मंच से कम ही करते थे, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी थी। अब देखिए कितनी महीन बात है कि चाइना को तो उन्होंने कह दिया कि हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। यहां जो नहीं कहा वो समझने वाली बात थी कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चीन है। पाकिस्तान का जिक्र उस वक्त इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक धर्म विशेष के लोग, उनका वोट बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, शायद वो कहीं ना हिल जाए। कहने का मतलब देशभक्त भी, पॉलिटिकल रियलिज्म भी और अपना राजनीतिक हित भी साधना जानते थे। यह मुलायम सिंह की खास विशेषता। जी।